हाय। तो इस हम वीडियो में कवर करेंगे पॉलिटी यानी पॉलिटी के क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर हम एनडीए के पीवाईक्यू यानी एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि आपके एनडीए 2023 के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि हर एक एनडीए के एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन या कभी कभी 6 to 8 क्वेश्चन पॉलिटी से पूछ लिए जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो ये सब वीडियो होने वाला है 10 मिनट का। आप 10 मिनट के अंदर बहुत चीज़ें यहाँ पर पॉलिटी के सीख कर जाने वाले हो। तो यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर कर क्वेश्चन करेंगे, साथ साथ उससे रिलेटेड जो भी सारे कॉन्सेप्ट है वो सब भी करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मैंने 3 टाइम्स एनडीए रिटन को क्लियर किया हूँ। ठीक है, तो तो मुझे पता है हाउ टू क्लियर योर रिटन एग्जाम ऑफ एनडीए। ओके, सो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। कितना मिनट? 10 मिनट। ओके, सो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि जो आर्टिकल 352 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेंस प्रोविजन, यानी कि आर्टिकल 352 कौन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से प्रोविजन के बारे में बात करता है। तो देखो, जब भी ये 352 के बारे में बात हो तो याद रखना ये हमेशा इमरजेंसी के बारे में बात। और हमारे संविधान में 3 टाइप के इमरजेंसी के बारे में बात की गई। कौन कौन से? एक होता है 352 के अंदर हमारा नेशनल इमरजेंसी होता है। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी होता है। और जो हमारा 356 है, 356 ये हमारा प्रेसिडेंशियल रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन की बात करता है। यानी जब राज्यों में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए, यानी कि वहाँ पर सरकार अच्छे से शासन ना चला पाए, तब वहाँ पर ये लागू हो जाता है। ठीक है, अगला क्या है? जो हमारा 360 है ये बात करता है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी की। ठीक है, तो 3 टाइप की इमरजेंसी के बारे में बात की गई। तो अब कह रहा है कि 356 कौन सा इमरजेंसी? फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं हो सकता। फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी यानी 356 है, ये नहीं हो सकता। ये भी क्या होगा? सस्पेंशन ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ राइट कन्फर्ड टू द पार्ट थर्ड, नहीं, पार्ट थर्ड की बातें नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो कौन सा? ऑप्शन डी यानी नेशनल इमरजेंसी की यानी समान आपातकाल की बात करता है हमारा 356। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि डीपीएस की बात, यानी कि डीपीएसपी की बात कर रहा है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल को हिंदी में कहा जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात कर रहा है। ठीक है, अब कह रहे हैं कौन सा ऐसा जो ये पॉइंट है इसमें ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है? अगर आपने मेरा डीपीएसपी का वीडियो नहीं देखा तो उसको जाकर देख सकते हो, क्योंकि उस वैसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्या है कि इक्वल जस्टिस ऑफ एंड फ्री लीगल एड, तो ये हमारे डीपीएसपी के अंदर आता है। प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, तो ये भी हमारे डीपीएसपी के अंदर आता है। ये सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये भी हमारे डीपीएसपी के अंदर ही आता है। तो कौन सा नहीं आता? सी ऑप्शन यानी प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लॉ, ये हमारा इसके अंदर नहीं आता, पर्सनल लॉ। ओके, सो ये हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा है कि एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय, यानी कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करने का पावर किसके पास है? तो किसके पास है? हमारे दादाजी यानी कि जो हमारे देश के दादा है यानी प्रेसिडेंट साहब है, वही हमारे सब काम करते हैं ये सब। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पर जान लो, जो हमारे स्टेट के अंदर जो हमारे हाई कोर्ट होते हैं वहाँ पर भी उनके जज यानी कि उसके चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने का पावर किसके पास है? हमारे प्रेसिडेंट साहब के पास ही है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखोगे। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो अगला क्या है? द वर्ड सोशलिस्ट, देखो आप याद रखना, द वर्ड सोशलिस्ट वाज इंसर्टेड इनटू द प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो याद रखना हमेशा 352 ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके द्वारा, इस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा बहुत सारी चीज़ें यानी कि भारत के संविधान में बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई थी, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि छोटा संविधान है हमारे भारत का। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि जो विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट, वो सही नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, तो ये तीनों कंसिस्ट करता है हमारे पार्लियामेंट, तो ये बात सही है। ठीक है, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर ये तीनों चीज़ें आती है। ठीक है, अगला क्या है? देयर इज नो नॉमिनेशन मेंबर, नो नॉमिनेटेड मेंबर इन लोकसभा, नहीं यार देखो ये गलत है। ये नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, कहाँ के होते हैं? जो हमारे 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से जो हमारे राष्ट्रपति यहाँ पर मनोनीत करते हैं वहाँ पर होते हैं हमारे लोकसभा के अंदर, तो ये वाला प्रोविजन हमारा गलत है। और आगे आगे पढ़ लेते हैं, द राज्यसभा कैन नॉट बी डिजॉल्व, हाँ ये भी सही, यानी कि राज्यसभा कभी डिजॉल्व नहीं होती। अब क्या सब मेंबर, ये थोड़ा सा नीचे कट गया, इसको हिंदी में देख लेते हैं। तो राज्यसभा के कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा, हाँ ये भी सही। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही नहीं होगा? ये वाला बी ऑप्शन ही सही नहीं होगा। ठीक है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेट, सो हमारा नेक्स्ट
क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो जो हमारा फंडामेंटल राइट, ये भी राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, ये हमारा नहीं है, ठीक है। यानी कि नागरिकता कोई अधिकार नहीं है, हमारे फंडामेंटल राइट के अंदर कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं दिया गया, नागरिकता का अधिकार नहीं दिया गया, ठीक है। तो समता का अधिकार भी है, स्वतंत्रता का भी है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, और ये लेकिन नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। तो यह ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला हम क्या है, कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 79 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिस्क्राइब्ड एज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब कह रहा है कि कौन सा ऐसा ये पॉइंट दिया है, तो इसमें से कह रहा है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जो हमारे पार्लियामेंट को डिस्क्राइब करता है। तो पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है, हमारे लोकसभा भी होता है, राज्यसभा भी होता है, और हमारा प्रेसिडेंट साहब भी होते हैं, तो तीनों होते हैं। तो हाउस ऑफ द पीपुल यानी लोकसभा, ठीक है। देखो ये आप याद रखना, काउंसिल ऑफ स्टेट किसको कहा जाता है, राज्यसभा को ही कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी होते हैं, ये भी होते हैं, ये भी होते हैं, तो कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो कि नॉर्मल है। अगर अगर आपने मेरा पॉलिटी का वीडियो नहीं देखा तो उसको जाकर जरूर देख लेना, क्योंकि उससे क्वेश्चन फंसेंगे हमेशा, ठीक है। अब कह रहे हैं कॉमन हाई कोर्ट अप टू फॉर 2 और मोर स्टेट। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे अगर बात करें गोवा, तो गोवा के पास कोई हाई कोर्ट नहीं है, ठीक है। तो उसका सारा जो मैटर कहाँ पर सुना जाता है, जो महाराष्ट्र का हाई कोर्ट है ना भाई, तो यहाँ पर एक कॉमन हाई कोर्ट बनाया गया है, ठीक है। तो किस वजह से ये बनाया जाता है, मान लो अगर हम बात करें, जैसे मान लेते हैं एमपी और जो हमारा गुजरात, ठीक है। एमपी और गुजरात का सोचते हैं कॉमन हाई कोर्ट बनाना चाहिए, तो क्या ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से ये कॉमन हाई कोर्ट बन जाए दोनों स्टेट का। तो क्या करना पड़ेगा, वो ये करना पड़ेगा यानी कि लॉ को पास करना पड़ेगा पार्लियामेंट से, या अदर एंड ऑर्डर बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो कौन सा ऐसा होता है, हमेशा याद रखना, ये यानी कि पार्लियामेंट द्वारा लॉ को पास करना पड़ेगा, तभी हम कॉमन हाई कोर्ट बना सकते हैं किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों के, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी कि जो लेखा परीक्षक हैं उनके बारे में संबंध में सही नहीं है, ठीक है। तो जानते हैं, देखो जो हमारा कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 5 में यानी कि 148 आर्टिकल में मेंशन किया गया हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के पोस्ट को, ठीक है। ये कौन से पार्ट में आता है, पार्ट 5 में, यानी पार्ट 5 के अंदर हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आते हैं। इनका काम क्या होता है, ये किसी भी चीज़ को ऑडिट करने का काम, यानी सरकार के जो भी खर्चा हो रहा है, क्या कर रहे हैं सरकार, उसके बारे में ये सब ऑडिट करने का काम करते हैं, ठीक है। अब देखो इनके बारे में कौन सही नहीं है। अब कह रहे कि ये अपॉइंट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, हाँ ये सही है, वो अपॉइंट उनके द्वारा किया जाता है, ठीक है। आपने इसका शॉर्ट वीडियो नहीं देखा तो देख सकते हो मेरे चैनल पर, ठीक है। अगला कहा है कि ही कैन रिमूव फ्रॉम द ऑफिस। देखो जो भी इनका क्वालिफिकेशन होता है सीएजी का, यानी ये जो हमारे सीएजी साहब हैं, इनका जो क्वालिफिकेशन होता है सेम होता है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर का होता है, ठीक है। तो ये भी उसके जैसा ही रिमूव किया जाएगा इनको, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका ही है। अब कह रहा है कि जो सीएजी है इज एलिजिबल फॉर द फर्दर ऑफिस ऑफ अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर ही हैज सीज टू होल्ड दिस ऑफिस। देखो ये हमारा ऑप्शन गलत है, ठीक है। जो हमारे सीएजी साहब होते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं, वो क्या होता है, एक बार अगर इंडिया के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बन गए, फिर क्या होगा, वो अगले किसी भी यानी कि भारत की कोई भी अथॉरिटी में पार्ट नहीं, यानी वहाँ पर कोई भी नौकरी नहीं कर सकते, कहीं भी फिर भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इनके बाद उनको पूरा तरह से रिटायर होना पड़ता है, भारत सरकार किसी भी पार्ट में वो काम नहीं कर सकते। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। और करेक्ट जो सैलरी होगा वो हाँ ये सही। तो जो भी हमारा कंसोलिडेटेड फंड होता है 267 में 266 में, ठीक है, ये क्या क्या गया, ये कंसोलिडेटेड फंड है हमारा। ये जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है इंडिया के, सब इसी के द्वारा दी जाती है। जितने भी सारे लोगों की सैलरी होती है, जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब होते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, सब की सैलरी किसके द्वारा दी जाती है, कंसोलिडेटेड फंड के द्वारा ही दी जाती है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, सैलरी उनका चार्ज किया जाता है इसी के द्वारा। हाँ तो सही है भी। तो कौन सा ऑप्शन सही नहीं होगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। अगला क्या है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज प्राइमरी बेस्ड ऑन द मॉडल। देखो जब भी हमारा पार्लियामेंट का सिस्टम पूरा अडॉप्ट किया गया ब्रिटिश का पार्लियामेंट से, ठीक है। तो ये आप याद रखना, बी ऑप्शन सिंपल सा ऑप्शन है। अगला क्या है कि कह रहा है कि फंडामेंटल राइट गारंटेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अवेलेबल ओनली फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया। तो जो हमारे सिटीजन ऑफ इंडिया है उन्हीं को कौन कौन सा आर्टिकल मिले, जो हमारा आर्टिकल 19 है, ये हमारा आर्टिकल 19 के अंदर क्या है, हमारा फ्रीडम ऑफ कई चीज़ें, जैसे फ्रीडम, आप कहीं भी बोल सकते हो, आप जाकर कहीं भी धरना कर सकते हो, कहीं भी जाकर आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, ठीक है। तो ये सब क्या हमारे आर्टिकल 19 के अंदर है, ठीक है। तो ये बस हमारे भारत के नागरिकों को ही मिला है, और बाकी विदेशी जो फॉरेन सिटीजन है उसको नहीं दिया गया है, ठीक है। तो हमारा आर्टिकल 19 ही सही होगा। ये सब विदेशों को यानी जो फॉरेन नागरिक है उनको भी दिया गया है, ठीक है। अगला है
जो हमारा इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस ऑन द रिकमेंडेशन, जो हमारा इलेक्शन कमिश्नर होता है, ठीक है, ये इसको हटाने का पावर किसके पास है, जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनके पास है, ठीक है। जो भी इलेक्शन कमिश्नर होते हैं स्टेट के, उनके हटाने का पावर किसके पास होगा, सिंपल सा, और उसका चीफ जो होंगे इलेक्शन कमिश्नर उनके द्वारा होगा, ठीक है। तो सिंपल सा आंसर है। अगला क्या है, देखो जब भी याद रखना, द प्रोविजन ऑफ फिफ्थ शेड्यूल, यानी फिफ्थ शेड्यूल की बात करता है, यानी कि SC/ST की बात करता है, SC और ST की बात करता है। ये किसके बात करता है, SC/ST। अब ये SC/ST किसके, जो हमारे ये 4 स्टेट को आप याद रखना, ATMM, ATMM, ये क्या है मतलब, यानी कि असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ये 4 स्टेट है। इनका जो प्रोविजन सारा चीजें, यानी जो SC/ST का प्रोविजन है, ये 6 शेड्यूल में बात की गई है। और लेकिन 5th शेड्यूल में क्या है, जो सारे स्टेट है उसके बारे में बात की गई है। तो कौन सा प्रोविजन सही लागू नहीं होते, तो किस पर लागू नहीं होता, 5th शेड्यूल का किस पर लागू नहीं होगा, देखो, द प्रोविजन ऑफ 5th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शैल नॉट अप्लाई टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल द शेड्यूल ट्राइब एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब इन, यानी किस पर अप्लाई नहीं होता 5th शेड्यूल, ठीक है। तो अप्लाई होता है छत्तीसगढ़ पर, इस पर, यानी कि ऑप्शन ए पर अप्लाई हो जाता है, लेकिन अप्लाई किस पर नहीं होता, ये हमारा 6 शेड्यूल के अंदर ये चारों स्टेट आते हैं, तो इस पर अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। कौन कौन से, यानी 2 और 3 ऑप्शन सही होगा, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाज इंसर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट, यानी 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा कौन से हमारा जो DPSP है वो ऐड किया गया था, ठीक है। तो याद रखना हमेशा, जो ये हमारा बी ऑप्शन, यानी इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड को किसके द्वारा ऐड किया गया था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1976 में ऐड किया गया था। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं, यानी 1976 में हमारा हुआ था 42nd अमेंडमेंट एक्ट, इसके द्वारा सब ऐड किया गया था, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन ही सही हो गया, ओके। सो अगर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अब करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग which member of the Constitution Assembly proposed to the resolution that the national flag of India horizontal कर, देखो ये जो हमारा नेशनल फ्लैग को प्रपोज किसने किया था, यानी कि उसका मॉडल किसने बताया था, तो याद रखना हमारा जवाहरलाल नेहरू साहब है, ठीक है। इन्हीं के द्वारा किया गया था, जो हमारा नेशनल फ्लैग का जो कॉन्सेप्ट था, जो उनका डिजाइन था, वो सब किसके द्वारा दिया गया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने इनको करवाया था, ठीक है। यानी कि जो हमारा नेशनल फ्लैग उसको प्रपोज किया था, ठीक है। अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 2 सिविलियंस, 2 सिविल सर्वेंट थे वहाँ पर, ठीक है, यानी 2 ब्यूरोक्रेट्स थे वहाँ पर, ठीक है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसका वीडियो आपने नहीं देखा तो उसको भी जाकर देख सकते हो हमारे इस चैनल पर, ठीक है। तो कौन से ऐसे लोग हैं जो सिविल सर्वेंट थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर, तो याद है ना, BN राव क्या थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर सिविल सर्वेंट थे। और कौन थे, KM मुंशी नहीं थे, हाँ ये थे, यानी BN राव और SN मुखर्जी, यानी कि 2 हमारे सी ऑप्शन का सही हो जाए, यानी BN राव और SN मुखर्जी हमारे क्या होते हैं, सिविल सर्वेंट थे, यानी कि ब्यूरोक्रेट थे, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बहुत ज़्यादा कम थे ब्यूरोक्रेट, ठीक है, लेकिन ये 2 थे उसमें से एक, ओके। अब करेक्ट द सुप्रीटेंडेंस डायरेक्शन एंड द कंट्रोल इलेक्शन ऑफ द इंडिया इज वेस्टेड, देखो जो भी हमारा इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये कौन सा आर्टिकल मेंशन है, 324 आर्टिकल में मेंशन किया गया, तो ये आप याद रखना, आर्टिकल 324 में मेंशन किया गया हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, ओके। सो हमारा नेक्स्ट है, अब कह रहा है कि जो हमारा कौन सा ऐसा पेयर है जो करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। तो देखो याद रखना, 8th शेड्यूल में हमारे लैंग्वेज, हाँ, एंड कितनी लैंग्वेज की बात की गई, 22 लैंग्वेज, हाँ ये सही है, ये ऑप्शन सही है। अब करें सेकेंड शेड्यूल, जो हमारा सेकेंड शेड्यूल है वो क्या बात करता है, ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में बात करता है, क्या सही है। फिर 4th शेड्यूल क्या, एलोकेशन ऑफ सीट ऑफ राज्यसभा, हाँ ये सही है। अब 10th शेड्यूल क्या करता है, एंटी डिफेक्शन, हाँ ये भी सही, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। यानी सेकेंड शेड्यूल हमारे बात करता है जो हमारे सैलरीज होती है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की सैलरीज अलाउंसेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन बी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द स्पीकर ऑफ लोकसभा मे रिजाइन टू द ऑफिस बाय राइटिंग एड्रेस टू द, यानी जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो किसको अपना त्यागपत्र देंगे, तो याद रखना जो हमारा डिप्टी स्पीकर होते हैं लोकसभा के, उनको अपना ये रेजिग्नेशन देते हैं, और जो ये किसको रेजिग्नेशन देंगे, इनको देंगे, ठीक है। ये आपस में करते हैं अपना काम, ठीक है, ऐसी चीजें। अगला क्या, अब कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर द पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट अल्टर द बाउंड्री, ये कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट में विचार करना और कौन सा सही है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर द
parliament to form new state and alter the area boundary the name of existing state by passing the resolution of simple majority। हाँ सही, यानी कि हमारे सेंटर के पास पावर है, वो जो रेजोल्यूशन पास किया जाएगा सिंपल मेजोरिटी से पास करके जो हमारे स्टेट का जो बाउंड्री को चेंज किया जा सकता है, किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा। तो ये ऑप्शन सही, यानी कि ये ऑप्शन सही होगा। तो जम्मू एंड कश्मीर हैज द स्पेस, हाँ ये भी सही, अभी आपने सुना होगा, तो दोनों ऑप्शन सही होगा, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि बोथ सी एंड डी, सॉरी 1 एंड 2 सही होगा। ओके, अगला क्या है, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट, यानी कौन सा सही नहीं है, पॉइंट कौन सही है। ओके, करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। तो करेक्ट, अ पर्सन अबाउट द एज ऑफ 35 ईयर एलिजिबल फॉर द, हाँ ये भी सही, हाँ यानी कि 35 ईयर की एज होनी चाहिए कोई भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए, ठीक है। अब करेक्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एलिजिबल फॉर, हाँ ये भी सही, यानी कि कोई कितनी बार भी हमारे प्रेसिडेंट साहब प्रेसिडेंट बन सकते हैं, यानी कोई भी आदमी एक बार से ज़्यादा भी प्रेसिडेंट बन सकता है, ठीक है। अब करेक्ट, द ए पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर द इलेक्शन एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ए पर्सन होल्ड ऑफ, हाँ ये भी सही, यानी तीनों ऑप्शन सही है, यानी कौन सा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शायद नहीं क्वेश्चन है, ठीक है। तो इतने सारे हमारे क्वेश्चन थे जो कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसे वीडियो के लिए, क्योंकि अगर आप एनडीए की तैयारी करना चाहते हो तो यू शुड डू यार। ओके, यहाँ पर मैंने सारे पॉलिटी, यहाँ पर अभी हम साइंस कर रहे हैं, ओके, तो कर देना सब्सक्राइब। सो बाय, टेक केयर एंड कीप मूविंग।